इसी के साथ मैं डायरेक्टर सर आदरणीय रविंद्र शुक्ला सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आए और 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करें। अपना स्थान ग्रहण कर लें आप लोग। मेरे मुंह में छाले पड़ गए, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, हालांकि 2 शब्द बोलूँगा आप लोगों का प्रेम और उत्साह देखते हुए। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की रचना की गई थी और उन्हें मैं सत नमन करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद गणतंत्र दिवस या संविधान के बारे में बात करने से पहले हम कुछ इतिहास में पीछे जाना चाहते हैं, देश की आज़ादी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता तो न हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना होती, न हमारा संविधान बनता और न आज हम गणतंत्र दिवस यहाँ पर मना रहे होते हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। उनमें मुख्य रूप से गरम दल नरम दल दोनों के नेता थे। सबका नाम लेना संभव नहीं है, जो मुख्य थे। प्रमुख रूप से महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोग थे। सबका नाम लेना संभव नहीं है, समय की भी कमी है। तो इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, प्राण न्यौछावर कर दिए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सन 1931 को इन्हें फांसी पर लटकाया गया और देश की खातिर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। आज तो हमारा एक उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद
चंद्रशेखर आजाद घंटों अकेले तमाम अंग्रेज सिपाहियों से लड़ते रहे। इलाहाबाद की कंपनी गार्डन में मुठभेड़ हुई। एक पेड़ की ओट में इधर से फायरिंग हो रही थी, उधर से अकेले थे वो। बहुत देर तक मुठभेड़ हुई। अंत में क्या हुआ, जब उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, चंद्रशेखर आजाद के पिस्तौल में एक गोली बची, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय उन्होंने सोचा कि मैं खुद अपनी जान अपने से ले लूँ, अपने हाथों ही मरूं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक गोली बची थी, उन्होंने कनपट्टी पे गोली दाग कर अपने आप को शहीद कर लिया। तो बहुत लंबी गाथा है, बताने लग जाए तो पूरा मेरे ख्याल से दिन बीत जाएगा। तो मुख्य मुख्य बातें मैं करना चाहूँगा। तो हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल से ऊपर हो गए। आप लोगों को अपने काम की बात बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों के जीवन में जो अभी आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था। देश को आज़ाद कराने में हमारे छत्तीसगढ़ की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। हमारे देश के जो सबसे प्रमुखता से जिनका नाम लिया जाता है हनुमान सिंह, उनके साथ 17 लोगों को फांसी की सजा दी गई। उनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी बलिदान किया। उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई उन लोगों के योगदान के लिए। उन लोगों को भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सादर सत्सर नमन करता हूँ उन लोगों को भी। अब मैं आप लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सब बातें होती रहेंगी, दुनिया भर की बातें हैं। आप लोग जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य पर आप लोग कायम रहिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। लक्ष्य से विचलित मत होइए। बाकी सब तो अभी तक जो बातें हुई वो तो कल भूल जाना है। आगे आपको क्या याद रखना है और क्या करना है वो आपके जहन में होना चाहिए। आप एक लक्ष्य निश्चित कर लीजिए और उस पर पूरा अपना ध्यान फोकस कीजिए। 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ इसके बारे में। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे ही रहे। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे ही रहे। लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे ही रहे। आई एक शुभ घड़ी हम सफल हो गए। आई एक शुभ घड़ी हम सफल हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए। आप लोग संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपने अभियान में अपने लक्ष्य पर जुट जाइए। और मेहनत, संघर्षों से ही किस्मत का निर्माण होता है। मेरा मानना है कि किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है सफलता के पीछे। किस्मत मेहनत से निखरती है। किस्मत मेहनत से निखरती है और संघर्ष से चमकती है। किस्मत मेहनत से निखरती है और संघर्ष से चमकती है। और
प्रयास करने पर, सदा प्रयास करने पर ही किस्मत संवरती है। सतत प्रयास करने पर ही किस्मत संवरती है। आप लोगों के जीवन में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, कठिनाइयां आएंगी। उनको भी दूर करते हुए आप लोग, सब बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य से अडिग मत होइए। आप लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपने अभियान में आप लोग भिड़े रहिए, सारी बाधाओं को दूर करते हुए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैर जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैर जाऊंगा। यारों देखना, हालातों देखना, मैं एक दिन जरूर जीत जाऊंगा। हालातों देखना, मैं एक दिन जरूर जीत जाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं और हमारे भी मूर्धन्य सर लोग बैठे हैं। अब मैं तो ज़्यादा कुछ, मुझे जानकारी है नहीं भाई। अब आप लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक आध दो उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करने जाता है तो अपने मन में सोच के जाता है कि आज जाऊंगा और जमकर खेलूंगा, खूब चौके छक्के लगाऊंगा और एक इतिहास बनाऊंगा, अपनी टीम को जिताऊंगा। परंतु जाता है, हो सकता है भाग्य साथ न दे, 0 पे आउट होकर चला आए, परंतु वह हिम्मत नहीं हारता। उससे सीख लेता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, दोबारा फिर मैच खेलता है, दोबारा फिर बैटिंग करने जाता है, यही सोच के। हो सकता है दोबारा फिर उससे गलती हो जाए, दोबारा फिर ज़्यादा रन न बना पाए, सफल न हो पाए। फिर उन गलतियों से सीखता है वो और उनको सुधारता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तीसरी बार भी हो सकता सफलता न मिले, चौथी बार उसको निश्चित सफलता मिलेगी और वो सेंचुरी, डबल सेंचुरी लगाना शुरू कर देता है, ताबड़तोड़ खेलता है वो। और एक दिन उसको जो सफलता मिलती है वो क्या होती है? ऐतिहासिक सफलता उसकी होती है। एक उदाहरण आप लोग और दे रहा हूं। कोई भी चुनाव हो आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। आप किसी से पूछोगे, जो सबसे कमजोर भी होगा ना, उससे भी आप पूछेंगे भाई क्या हाल है, क्या स्थिति है आप तुम्हारी चुनाव में, क्या लग रहा है? तो बोले चुनाव तो मैं ही जीत रहा हूँ, बाकी लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। भले उसकी खुद की जमानत जब्त होने वाली हो, बाकी वो पत्रकार भी यदि इंटरव्यू लेंगे तो उनसे भी ऐसा ही बोलेगा। हो सकता है चुनाव के बाद उसकी जमानत जब्त हो जाए, परंतु यदि उसके मन में दृढ़ निश्चय है, उसने संकल्प कर लिया है कि एक दिन मेरे चुनाव जीतना है, मैं चुनाव जीत के रहूंगा, तो हो सकता है उसके बाद 5 साल तक निरंतर उस क्षेत्र में सक्रिय रहे, उस विधानसभा में हर लोगों के सुख दुख में शामिल हो, लोगों की समस्याओं को समय समय पर उठाता रहे, लोगों से बिल्कुल घुल मिल जाए, 5 साल तक बिल्कुल सक्रिय रहे बिल्कुल हो। अगले 5 साल बाद फिर हो सकता है चुनाव लड़े, हो सकता है उसकी कुछ कमियां रह गई होंगी, फिर चुनाव हार जाए, फिर भी हिम्मत नहीं हारता हो और दुगने उत्साह से वो भिड़ जाता है, क्षेत्र में काम करने लगता है। तीसरी बार उसे सफलता मिलती है, रिकॉर्ड मतों से जीतता है वो, और उसकी सफलता क्या होती है? ऐतिहासिक। आप लोगों ने रॉबर्ट ब्रदर्स का नाम सुना होगा।
रॉबर्ट ब्रदर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? रॉबर्ट ब्रदर्स लोगों की सोच थी कि हम कोई ऐसी चीज बनाएं जो हवा में उड़े और उसमें बैठकर हम लोग भी हवा में उड़े तैरें। तो उनकी बातों को जब लोग सुनते थे ना तो बोलते थे यार हवा से हल्की क्या चीज होगी जो हवा में उड़ेगी और उसमें रे लोग बैठेंगे ऊपर से, इतने भारी वजनी लोग कैसे उड़ेंगे हवा में लोग। परंतु उन लोगों ने निश्चय कर लिया था, उनमें जुनून सवार था कि हम ऐसा करेंगे तो करेंगे। अपने अभियान में भिड़ गए वो लोग। 1 साल 2 साल 3 साल निरंतर सर्च रिसर्च करते रहे और अंत में किसका निर्माण किया उन्होंने? एरोप्लेन, वायुयान बनाया। वायुयान जब बना तो वो दिन क्या था? ऐतिहासिक दिन था ना। और एक आपको आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां जैसे भी हो, आप लोगों को निरंतर संघर्ष करना, हिम्मत नहीं हारना है। आप लोगों को उन परिस्थितियों के अनुकूल ढालना है। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा डार्विन का। डार्विन का बॉटनी जुलॉजी वाले मेरे ख्याल से शायद उनको जानकारी होगी। क्या सिद्धांत था डार्विन का? क्या सिद्धांत था बताइए? डार्विन का सिद्धांत था अस्तित्व, जीवन के लिए संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? जब हम जमीन में कुछ बीज बोते हैं, उनमें से जो बीज बहुत कमजोर होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, वो तो उग ही नहीं पाते। कुछ बीज बाकी सारे उगते हैं, बड़े होने लगते हैं। उनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाते, प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर पाते, मौसम के झंझातों को झेल नहीं पाते। जैसे अधिक वर्षा होने पे, शीतलहर चलने पे, गर्मी के मौसम में लू चलने पर अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाते। उनमें से कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलकर जो पौधे इस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, आप लोग समझिए, आप ही लोगों के लिए सब बात हो रही है, अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, अपने को उस माहौल के लायक बनाते हैं, वही पौधे फल और फूल देते हैं आखिरी में चल के। तो अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में आप लोग ढालिए, अनुकूल बनाइए, यदि आप लोगों को सफलता अर्जित करनी है। तो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को संविधान की खैर पूरी जानकारी तो संभव नहीं है, परंतु जो जरूरी है, जो मूलभूत चीज़ें हैं उसमें, उसकी जानकारी आप लोग को होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जानकारी होगी, आप लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। गा रहा हूँ, मेरे दोस्त नहीं आने, हम लोग 2 लोग आने वाले थे, लेकिन मैं अकेला हो गया। हम लोग सब कुछ काम से चले गए सर। जो गाना चाहते हो मेरा कर्मा तू मेरा धर्म। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मंच पर उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर महोदय रविंद्र शुक्ला सर, आदरणीय वेद सर, आदरणीय पीयूष सर, आदरणीय मुकेश सर और मेरे अग्रज आदरणीय विकल्प सर, और आप सभी
मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए अवसर दिया। और बहुत लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं हर कार्यक्रम में, तो बहुत ज़्यादा सुनने का मन किसी का होता नहीं है। इसलिए मैं बहुत छोटी सी बात से अपनी बात को शुरू भी करूंगा और ख़त्म भी करने का प्रयास करता हूं। हम लोग देखते हैं कि संविधान में बहुत सारे भाग हैं। कितने भाग हैं संविधान में? 22। आज संविधान की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि संविधान दिवस है। क्या दिवस है आज? गणतंत्र दिवस है। क्या होता है गणतंत्र दिवस पे? अच्छा, क्यों बोलते हैं? चलो बताओ, कौन बताएगा? रिपब्लिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिपब्लिक? बहुत सही है। और तंत्र मतलब क्या होता है? व्हाट इज तंत्र? तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टम, है ना? तो कोई ना कोई तो सिस्टम बनाना है। अगर कोई सिस्टम नहीं रहेगा तो कैसे चलेगी क्लास? फिर सब मनमानी करेंगे। इसलिए एक जन वेद सर हंटर उठा लेते हैं, ठीक है, चमकाते हैं, फिर साले कोई इधर उधर किया तो मारूंगा बोलते हैं। या फिर पीयूष सर हैं, आधा तो पीयूष सर को देख के डर जाते हैं लोग, ठीक है, बियर्ड वाला लुक है, आवाज तेज तर्रार है। समझ में आया? हम लोग स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं तो हम लोग को डर लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस क्लास को, जब छोटी सी क्लास है 40-50 लोग की, इसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो महिमा बोलेगी कि पीछे वाले हल्ला कर रहे हैं सर, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है ना? पीछे वाले लोग थोड़ा सा ज्यादा स्वेच्छाचारी रहते हैं, द बैक बेंचर्स। तो वैसे ही हमारे समाज में भी कुछ बैक बेंचर्स हैं जो पुल पुलिया के ऊपर सिगरेट पीते, गांजा पीते बैठे रहते हैं, अव्यवस्था फैलाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा अपने आप को रिलेट नहीं करना है। एक पैरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जब एक क्लास को कंट्रोल करना इतना जरूरी है, नहीं तो क्लास में भी स्वेच्छाचारिता हो जाएगी। कोई भी उठ के जाएगा, कोई भी आ जाएगा, कोई हल्ला करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई खड़े हो जाएगा, कोई सो जाएगा। तो यहां क्लास में क्या होता है? एक टीचर हंटर लेकर खड़ा हुआ है। सबको पता है कि या तो मारेंगे या डांटेंगे या इंसल्ट कर देंगे। अब इस उम्र में तो हमको इंसल्ट का भी डर लगता है। इंसल्ट कर देंगे इसलिए हम चुप रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो सोचो, एक छोटा सा जिला, उससे बड़ा एक राज्य, उससे बड़ा एक देश, ऐसी एक व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए, ताकि कोई बड़ा किसी छोटे के ऊपर अत्याचार ना कर सके, ताकि कोई ऊंची जात का व्यक्ति किसी निम्न माने जाने वाली जात के साथ अन्याय ना कर सके, ताकि कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब का शोषण मत कर सके। आप अपनी सैलरी का 50,000 रुपए लेकर जा रहे हो, कोई रास्ते में आपको चाकू दिखाया और लूट लिया, हाउ इजी? कितना इजी है ये? आप सोच के देखो, 2 दिन हम लोग पुलिस को हटा देते हैं, क्या होगा? आपका घर है, 4-6 गुंडे आए, बढ़िया, वो आपसे थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा किए हैं, अंडा वंडा ज्यादा खाए हैं, मस्त उनकी मसल्स अच्छी है और थोड़ा चाकूबाजी जैकी चैन से सीख ली है। अब वो आया, आपके गले में चाकू लगाया, आप क्या करोगे? कि भैया चाबी रख, मैं जा रहा हूं किराए का घर खोजता हूं। कितना आसान है ना? तो ये सब ना हो, इसके लिए हमको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, तंत्र विकसित करना पड़ता है। तो जब कोई तंत्र नहीं था तब क्या था? भेड़ तंत्र। यही मछली का न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। उसके बाद एक आदमी ने खड़े हुआ, वो बोला नहीं यार ये गलत है, अन्याय है, मेरा साथ 4-6 लोग दे दोगे तो मैं ये जो अत्याचारी उसको खत्म कर दूंगा। तो वो व्यक्ति बना राजा और वो तंत्र कहलाया राजतंत्र, ठीक है। लेकिन हमने देखा राजतंत्र के बहुत सारी कमियां थी, दोष थी। वो आदमी उस समय तो हमको बचाया, लेकिन बाद में खुद ही गुंडा बन गया, खुद ही अत्याचार करने लगा। बोला भैया टैक्स 1/3 है, शास्त्रों में लिखा है 1/6, उसने बोला 1/3। फिर कोई स्वेच्छाचारी राजा है, बोला आधा टैक्स मेरे को चाहिए। अब आप धान वान उगाए, क्योंकि पहले टैक्स तो धान में ही देते थे लोग। अब धान आप उगाए, आपका 50% धान राजा ले गया। अब 50% राजा ले गया तो ठीक है। उस समय के तहसीलदार, उस समय के पटवारी बोले अरे इससे तो राजा का पेट भरेगा, हमारा क्या होगा? 10-20% वो ले गए, तो बचा आपके पास 20%, 30%। उसमें भी कभी अकाल पड़ गया तो राजा आपको बोलता है कि नहीं नहीं अकाल पड़ा है तो उससे मेरे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरा टैक्स का हिस्सा चाहिए।
जब युद्ध हुआ तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लिया, जितना सोना था सब खींच लिया वो, कि भैया सोना बेच के मेरे को तलवार खरीदना है तब तो मैं लड़ूंगा। तो आपको लगा ये सिस्टम भी सही नहीं है। तो राजतंत्र के बाद जो सिस्टम आया वो तंत्र था लोकतंत्र। कौन सा तंत्र? डेमोक्रेसी। ठीक है, अगेन मेरा क्वेश्चन है, क्या डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में कोई अंतर है? गणतंत्र और लोकतंत्र में कोई अंतर है, और है तो क्या है? कौन बताना चाहेगा? कोई भी ट्राई करो, ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। गणतंत्र है एक शब्द, उसने बताया, बहुत अच्छा बताया, कि कोई ऐसा शासन तंत्र जिसमें सत्ता हस्तांतरित वंशानुगत रूप से नहीं हो रही है, कि भाई पहले कोई आया, बाबर उसका बेटा आया, कौन है बेटा? शाहजहां। हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। रे अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। खैर, तो ऐसा स्थानांतरण होगा तो राजतंत्र है, क्योंकि राजा का बेटा क्या बनेगा? तो ये तो गणतंत्र और राजतंत्र क्लियर हो गया। गणतंत्र मतलब रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, उनके पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी, उनके पहले कौन थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उसके पहले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, उसके पहले कौन थे? पूरा आखिरी तक जाऊंगा, 50 तक। उसके पहले कौन थे? KR नारायणन। उसके पहले कौन थे? शंकर दयाल शर्मा, है ना? उसके पहले कौन थे? वेंकट रमन। नहीं याद है? याद नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आते हैं, ऑब्वियसली याद नहीं रहता, लेकिन याद करना है। ऐसा नहीं कि हमको याद नहीं करके चल जाएगा, प्री के पहले याद कर लेना। प्रेसिडेंट की लिस्ट, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इतने सारे लोग आते हैं और जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। ये तो गणतंत्र हो गया कि हमारे जो राज्य का प्रमुख है, हमारा देश जो है उसका मुखिया है, देश का मुखिया जो है वंशानुगत नहीं हो रहा है, बल्कि वो कोई चुना हुआ व्यक्ति है, ठीक है। गणतंत्र हो गया। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसमें जनता शासन करे। जनता शासन करे। तो इसमें डिफरेंस क्या लगाएंगे अपन? अच्छा, भारत क्या है? लोकतंत्र। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, यही बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बाकी शब्द छोड़ दें अपन, तो दो शब्द यूज कर रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक और गणराज्य दोनों बोलने का क्या जरूरत है? ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन क्या है? इज अ डेमोक्रेसी या इज अ रिपब्लिक? क्या है? ब्रिटेन को समझोगे तो आपका अंतर समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन में राजा रानी तो हैं, एलिजाबेथ रहता है, चार्ल्स रहता है, हैरी रहता है, दुनिया भर के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन में राजा तो है, लेकिन शासन राजा नहीं करता। समझ में आया? गणतंत्र का मतलब देश का प्रमुख जिसको आप मान रहे हो, जिसके नाम पर शासन हो रहा है, वो व्यक्ति भी वंशानुगत नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वास्तव में शासन करते हैं क्या? नहीं करते। शासन किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो लोकतंत्र वो है जहां सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए। समझ गए? सरकार मतलब जो शासन करेगी हमारे ऊपर, वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। और गणतंत्र वो है जहां पर हमारे देश का प्रमुख पद जो है, मुखिया, वो भी लोगों के द्वारा चुना जाए। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन के लोग प्रस्तावना बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राजतंत्र बनाने के लिए। समझ गए? तो वहां पर गणतंत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर मोनार्क है, राजा रानी है, लेकिन राजा रानी के पास वास्तविक अधिकार नहीं है, इसलिए लोकतंत्र।
इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मोनार्कियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी, राजतांत्रिक लोकतंत्र। ठीक है, तो उस तरीके से भारत में अच्छी बात क्या है कि हमारे पास गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। हमारे ऊपर कोई राजा नहीं बैठा है परंपरागत जिसके महल के रिनोवेशन में हमको 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ खर्चा करना है। मतलब हमारे संविधान में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो व्यवस्थाएं जिस दिन लागू हुई उस दिन हमारा क्या हो गया? गणतंत्र दिवस। क्लियर है? संविधान बना, संविधान की व्यवस्थाएं जब लागू हुई तो वो दिन हो गया गणतंत्र दिवस। तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी को? 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? क्या संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हुआ? तो कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। तो फिर 2 महीना क्यों रुके अपन? हाँ बताओ बताओ। नो, ठीक है आपका, लेकिन अर्ध सत्य है। थोड़ा सा और इसको कोई सही कर सकता है क्या? कौन सा साल था जिस दिन अपन पहली बार 26 जनवरी मनाए थे? 1930। यस, 1930। 1930 के जस्ट पहले कौन सा साल आता है? 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अचानक से लोग जोर से नहीं बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर के बाद से हैं, नहीं तो अभी नवंबर अक्टूबर रहता तो जोर से बोलते जवाहरलाल नेहरू, हैं चाचा नेहरू बोलते। ऐसा होता है ना, सत्ता बदलती तो हम लोग का मूड भी बदल जाता है थोड़ा ना। अचानक से हम लोग सच्चे राम भक्त हो जाते हैं, कार सेवक बन जाते हैं। फिर जैसी सत्ता बदलती फिर अपन लोग फिर पुराने उसमें आ जाते हैं कि आज़ादी के मूल्यों को याद करना है। तो खैर, लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। उसमें तय हुआ कि पूर्ण स्वराज मानना है हमको, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस पूरे देश भर में मनाया गया। उसकी याद करने के लिए हम लोग संविधान को लागू किए कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू हुआ तो इसने क्या निर्देश दिए हमको? क्या इसका मूल तत्व था? क्या इसकी मूल भावना थी? कोई बता सकता है संविधान का उपयोग क्या है? क्यों संविधान को लागू किए? हाँ, सबसे सरल शब्दों में बोल सकते हैं अपन कि देश को चलाने के लिए, है ना। और हम ये बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में देख लीजिए सर, आप सीधे एक आंसर दे सकते हो एक लाइन का। सर आप अनुच्छेद 14 पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि संविधान क्यों बनाया गया और क्यों इसको लागू किया गया। संविधान इसलिए लागू हुआ ताकि हमारे देश में किसका राज हो? विधि का, है ना, विधि का शासन हो, कानूनों का शासन हो। ठीक है, अब हम लोग विधि का शासन को कंफ्यूज करके क्या समझ लेते हैं कि ये वकीलों का राज है ना। विधि का शासन मतलब क्या? कानून सर्वोच्च रहेगा। मतलब कोई कानून बन गया कि किसी व्यक्ति को मर्डर करने पर आजीवन कारावास की सजा होगी, तो उसके बाद चाहे नरेंद्र मोदी बोले, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति बोले, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बोले, उसको दूसरी सजा नहीं हो सकती अपवाद को छोड़ के। कुछ अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः उसको दूसरी सजा नहीं हो सकती। मतलब यहां पर व्यक्ति डिसाइड नहीं कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? कानून डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो कानून का राज मतलब यह है कि कानून के हिसाब से देश को हमको चलाना पड़ेगा। और यहां पर कानून का राज है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आदत डालना है। आप ऐसी सिस्टम में हो, ऐसी व्यवस्था में हो जहां पर किताबों से देश चल रहा है। चल रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? अरे भाई, मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ लोगे तो उसके बाद वो कांस्टेबल आपसे 500 रुपए इलीगल मांग पाएगा क्या? नहीं मांग पाएगा। अगर आप सब ठीक रखे हो तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मैं तो किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं,
उसके बाद अगर आप लाइसेंस बनाने के लिए गए हो, आपने अगर लाइसेंस नियम पढ़ा हुआ है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आप मुझे इतना पैसा दो, आपको पता है वो क्लेम करोगे। अगर आपको किसी ऑफिस से शिकायत है, अगर आप आरटीआई एक्ट को पढ़ लिए हो, भारत में इतना भी है, केवल किसी पुलिस स्टेशन में जाके इतना बोल के देखना कि धारा इसके तहत मैं आपको कोर्ट में अदालत में सर घसीट दूंगा, तो समझ जाएगा लॉ का स्टूडेंट है या वकील होगा, आपको थोड़ा सा नरमी से आपसे ट्रीट करेगा। हमारे यहाँ पर हमारे ऑफिस में तहसील में अगर कोई आके 4 शब्द धारा बोल देता ना, तो हमको लगता है बाकी वकील लोग से ज़्यादा धारा ये जानता है यार, इसका काम निपटा दो। समझ रहे हो? तो मतलब हमारे देश में अगर आपको सम्मान पूर्वक जीना है, अगर आपको अपना काम करवाना है, अगर आपको मान सम्मान पाना है, तो आपको कानूनों की जानकारी जरूरी है, और कानूनों को की जानकारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो पढ़ने की आदत डालो। संविधान आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, संविधान की धाराएं आपको पूरी याद होनी चाहिए, आपके अधिकार है उसमें। सोचो कितना बड़ा बड़ा अधिकार है। अनुच्छेद 20 क्या है, कौन बताएगा? 21 नहीं बोल रहा हूं, 20 दोष सिद्धि है ना भाई, है ना, दोष सिद्धि, ठीक है, कंफ्यूज हो जा रहे हो। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या दिया हुआ है? 22 में गिरफ्तारी संरक्षण है ना, गिरफ्तारी। अब सोचो आप संविधान, बस नॉर्मल संविधान की क्लास अटेंड किए हो, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप नॉर्मल संविधान की क्लास अटेंड किए हो और 22 में आप पढ़े हो, अनुच्छेद 22 में, कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकता। यह है दिया हुआ है, 24 घंटे पहले उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं रख सकता। केवल इतना जानने से ही आप पुलिस वाले को डरा सकते हो, भैया आप मेरे को पिछले 2 दिन से गिरफ्तार करके रखे हो, आपकी वर्दी चली जाएगी, बोल सकते हो। तो ये बहुत बेसिक है संविधान। अगर बेसिक संविधान भी पता है आपको, तो आपके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ करने से पहले सोचेगा, ठीक है, कई बार सोचेगा। तो एक नागरिक के रूप में संविधान का ज्ञान होना चाहिए, और कम से कम मौलिक अधिकार तो पूरा रटा होना चाहिए। 12 से लेकर 35 तक कौन बताएगा? कौन है जो पूरा बताएगा 12 से 35 तक? अच्छा, 12 से 30 तक कौन बताएगा? अच्छा, केवल समानता का अधिकार कौन बताएगा पूरा? पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो आज कम से कम गणतंत्र दिवस पे इतना एहसान कर दो देश पे कि आज मौलिक अधिकार का एक एक अनुच्छेद को याद कर लो। समझ रहे हो? मौलिक अधिकार, देखो क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमको एक बार बड़ा लक्ष्य तय करना है, उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए रोज छोटे छोटे प्रयास करना है। आप किसी बड़ी, ताजमहल को देखे हो, ताजमहल को देखे हो ना, तो ताजमहल क्या हुआ, अल्लाह ताला ने स्वर्ग में उसको डिजाइन किया, उसके बाद बोला बेटा शाहजहां तेरे को दे रहा हूं, इसको रख दे धरती पे। ऐसा हुआ था, पता है ना आपको? नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? बनाया गया ना भैया। पहले गड्ढा खोदा गया होगा, एक एक ईंट रखे होंगे, उसमें स्ट्रक्चर बना होगा, फिर मार्बल लगाए होंगे उसमें, ठीक है, या मार्बल का होगा तो पूरा मार्बल लगाए होंगे, ठीक। तो धीरे धीरे बना होगा ना, एक एक करके बना होगा। तो आपको यह समझना है कि हमको धीरे धीरे अपनी इमारत बनाना है। हमारा स्ट्रक्चर बहुत धीरे धीरे बनेगा, और उसके लिए हमको रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। कौन कौन पौधा लगाया था बोले थे? लगाए हो? तो तोर पौधा एक दिन में जाम गई, सब फल दे रही इसका, तो क्या हुई? तो पानी डालना पड़ा ना, नहीं डालना पड़ा तो बारिश का पानी गिर गया। यहाँ तो बारिश का पानी है नहीं पीएससी में। एक दिन हम सोए हैं, अचानक से भगवान बोले बेटा तू बहुत अच्छा आदमी, तथास्तु, जा तेरे दिमाग में मैं मौलिक अधिकार भर दिया। फिर उठे, फिर बोले सर कहीं से भी पूछो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको करना है, पीएससी भी करना है, डिप्टी कलेक्टर भी बनना है, जॉब भी पाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको हवा बना लेते हैं। हमको रातों रात ताजमहल खड़ा करना है। जिस दिन हम पढ़ने बैठते हैं उसी दिन हम सोचने लगते हैं कि आज ही हम पूरा का पूरा संविधान पढ़ डालें। क्या यह पॉसिबल है? नहीं है। और अगर आप एक दिन में 3 ही अनुच्छेद पढ़ पाए, उसके बाद आपको नींद आ गई,
तो क्या ये उससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम गधे हैं? अगर निकालते हो तो फिर मैं गधा हूं, क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था तो मेरे साथ यही स्थिति थी। 2 से 3 आर्टिकल के बाद मेरे को नींद आ जाती थी। अगर आपको लगता है कि ये करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे 50 लोगों को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा जो आपको बताएंगे कि हमको 2 लाइन पढ़ने के बाद नींद आती थी। लेकिन नींद से जागना है ना, नींद आने दो, उसके बाद जाग के जब दोबारा उसको अटेम्प्ट करोगे ना, तो इतना मजा आएगा आपको, इतनी आसानी से आपको चीजें याद होंगी। लेकिन समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। हालांकि प्री में ज़्यादा समय बचा नहीं है। प्रीलिम्स की कौन कौन सीरियसली तैयारी कर रहे हो? हाथ उठाओ। सीरियसली तैयारी कर रहे हो? आप लोग नहीं कर रहे हो? आप लोग दे रहे हो प्रीलिम्स? दोगे? मेरी सलाह मानोगे? मेरी सलाह मानोगे? अभी कितना दिन बचा है प्रीलिम्स में, बताओ? 15 दिन बचा है। आप सब मान के चलो कि हम सीरियसली दे रहे हैं। ये हमारे अप्रोच में दिक्कत है, ऐसा नहीं सोचना है हमको यह सोचना है कि हम भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी एग्जाम को फाइट करने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। 2 घंटे की बजाय हम 4 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोच के चलो कि मान लो हम प्रीलिम्स दे रहे हैं और उस हिसाब से अपना पढ़ाई करो। शायद आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, आगे तो पढ़ना ही है ना, दूसरी परीक्षाएं देना है, व्यापम की परीक्षा देना है और आगे प्रीलिम्स देना है, मेंस देना, जो भी देना है, आगे के लिए तो पढ़ना ही है। तो थोड़ा थोड़ा आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दोगे और धीरे धीरे करते करते ही अपन पूरा कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। मैं बात ये करना चाह रहा था, विषयांतर हो गया। मेरा बात करने का ये था पॉइंट कि हमारे संविधान ने राज्यों को कहां पर निर्देश दिया है, सरकार जो बनेगी राज्य में उसको कहां पर निर्देश दिया है हमारे संविधान ने? भाग 4 है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। एक संविधान के बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, वो बोलते थे कि अगर जो भी मुख्यमंत्री बने वो केवल डीपीएसपी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, है ना, नीति निर्देशक तत्व, केवल नीति निर्देशक तत्व की एक कॉपी अपने टेबल में रखे और वो देखते जाए कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में नीति निर्देशक तत्व को टिक किया क्या। मतलब क्या मैंने अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का पालन किया, एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद किया क्या, पंचायती राज को मजबूत किया क्या, कमजोर लोगों की मदद की क्या। अगर केवल उसी का पालन कर ले तो देश बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। उसी प्रकार भाग 4 के बाद कौन सा भाग है? 4 का। भाग 4 के बाद क्या है? 4 का। 4 का में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटी दिया है, मौलिक कर्तव्य। अगर हम लोग नागरिक के रूप में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ बस ले, करना नहीं है पालन नहीं करना है। केवल अगर मौलिक कर्तव्य को आप लोग पढ़ लोगे ना, 2 बार 3 बार 4 बार मौलिक कर्तव्य को पढ़ लो, बस याद करने की जरूरत नहीं, वो बैठ जाएगा कहीं ना कहीं किसी कोने में रहेगा आपके। केवल उसको पढ़ लोगे ना तो आप अपने एक्शंस में कुछ बेहतर कर पाओगे, जो कल कर रहे थे उससे थोड़ा बेहतर कर पाओगे। क्योंकि उसमें एक मौलिक कर्तव्य यह भी है कि आपको अपने काम को इतना अच्छे से करना है कि आप अपना तो उत्कर्ष करो ही करो, आपके साथ साथ किसका उत्कर्ष होगा? देश का। तो आपके देश की बढ़ोतरी, आपके देश की प्रगति, आपका संविधान को बचाना, आपकी स्वतंत्रता को याद करना, ये सब नहीं था आपके अच्छे से अपने काम को करने में। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो तो आप अपने देश के लिए भी अच्छा कर रहे हो, और अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करते तो आप अपने देश के लिए भी बुरा कर रहे हो। क्योंकि आप अपने देश में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में खराब मैसेज दोगे। लोग बोलेंगे कि पीएससी करना बेकार है, फिर वो सोचने लगेंगे पढ़ना ही बेकार है, फिर वो सोचेंगे कि पढ़ाना बेकार है, फिर वो सोचेंगे कि बेटी को पढ़ाना तो और बेकार है, सोचेंगे ना। तो जो हमने ले दे के हासिल किया कि समाज में पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद लोग बेटे के बाद बेटी को पढ़ाने लगे, तो वो समाज फिर पीछे जाएगा। ठीक, तो संविधान से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और मेरी आपसे आशा यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे नागरिक बनो और संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य को पढ़ो, उसका कुछ अंश पालन करने का
प्रयास करो। आप सबको आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके शब्दों के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मोटिवेशन आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और ये मेरा याद है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। यूं ही नहीं मिलते सहज मोतियाँ गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी हर बार खाली हाथ नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। आप लोग सभी आए इसके लिए मैं शिक्षा संस्थान की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। अरे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम नहीं, वस्त्र ये ध्वज देश की शान है। परिवार में ही कोई भाई है, माँ है और कोई भी रिश्तेदार हो गए, वैलिडेशन हमें लगता है कि इससे निकलने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं बच्चे क्लास में, हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या बाकी सर पूछते होंगे, बच्चों में वैलिडेशन की भावना होती है, नहीं सर सर्टिफाइड कर दें, हम अच्छा कर रहे हैं। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनना है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सर ने डार्विन का सिद्धांत बताया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यही होना चाहिए। बिल्कुल भी किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, चाहे वो आपका बगल में बैठा दोस्त ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखें आप विशिष्ट हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपसे बेहतर है तो आप पहले ही सेकंड नंबर पे आ गए। याद रखिए, दूसरे नंबर के इंसान को कोई भी नहीं पूछता। एक स्कूल लाइफ में थे तो सेन वान एक बॉलर होता था, लेग स्पिनर, सुना होगा सबने, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर था। अब उस समय बहुत क्रिकेट देखते थे अपन, तो अखबार में न्यूज़ आई, सेन वॉन की नहीं, कैंस करके एक बॉलर था, हमको नाम भी याद नहीं है, सेकंड नंबर, यहीं से शुरुआत हो गई। उसका स्टेटमेंट था, यदि ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई दूसरा लेग स्पिनर चाहिए ना तो वो मैं ही हूँगा। इसका क्या मतलब निकलता है? इतनी मेहनत कर रहा है वो कि सेकंड नंबर का स्पिनर अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम में चाहिए तो वही होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा है। पर यही एक ब्लॉक है, सोचिए, सेकंड नंबर नहीं चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया में पिच ऐसी बनती हैं कि फास्ट बॉलर के लिए है, और पहले नंबर में ही उसने ये मान लिया कि अगर पहला नंबर कोई सेन वान, अगर लेग स्पिनर सेलेक्ट हो रहा है या स्पिनर सेलेक्ट हो रहा है तो वहां पे सेन वान ही है। पहले नंबर में वो जो बॉलर है जिसका नाम हमें अभी भी याद नहीं, कोशिश कर रहे थे अभी बैठे बैठे, कैंस, अब वो सर्च मारने की कोशिश किया, हमें याद भी नहीं, नेट में भी नहीं आया। अब सोचिए आप कहाँ पे हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी पोस्ट भी नहीं निकलती व्यापम में, 20, 15, सेम। ये तो यहाँ की बात है, बाहर देखिए। और हम भी अपने आप में मानते हैं हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं बेस्ट पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बेस्ट पढ़ रहे हैं। मूल कर्तव्य की बात की विक्लॉसर ने। कर्तव्य क्या है? धर्म, विद्यार्थी का धर्म। ये धर्म होना चाहिए कि जो हमको पढ़ाया गया है, अभी एकदम लॉन्ग गोल नहीं बनाते अपन, शॉर्ट गोल, एक दिन में जो सोचा है वो उस दिन करके देखिए ना, जो खुशी मिलेगी।
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो कोशिश करें कि डे पर डे अपना काम करें और अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी हम बच्चों को देखते हैं, थोड़ा डल डल बैठे रहते हो। अभी बैठे थे, सबका नोटिस कर रहे थे हम। 2 बार रोहित सर ने बोला हाँ ना हाँ ना। अरे हम तो रोज बोलते हैं, एक बार हाँ ना सर के सामने हाँ बोल देते जी। एकदम डल बैठे थे, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। और सारे बच्चों में वो काबिलियत है। हमने कहा ना, हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं। हम बहुत पूछते थे कैसा है कैसा कैसा है, अब ये आ गया नहीं, जो है बेस्ट है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। सेम आपको भी अपना बेस्ट वर्जन बनना है। किसी से कंपेयर मत करें, किसी की वैलिडेशन हमको नहीं चाहिए, चाहे दोस्त की हो, समाज की हो, परिवार की हो। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, विप्लव सर ने कहा मूल कर्तव्यों के बारे में। आप क्या कर सकते हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। सारे 11 तो नहीं, लेकिन कुछ का भी पढ़ भी लिया तो बहुत है। पर्यावरण की सुरक्षा ऐसा कुछ है ना उसमें? अच्छा, कितने लोग पानी डालते हो जी? पेड़ तो लगा लिया, पौधे लगे हैं, सूख गए। साफ सफाई, बिल्डिंग में चढ़ो, कोने में गुटका। अरे हम नहीं है सर। हाँ, आप नहीं हो पता है पर कोई तो है जो उस बिल्डिंग में चढ़ रहा है, इसी बिल्डिंग में, है ना। तो कोशिश करें कम से कम विद्यार्थी धर्म जो है उसका पालन करें, उसका अनुसरण करें सारे बच्चे। और ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में है नहीं, बहुत कम लोग, आप लोग सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। 15 दिन यकीन मानिए, ये अपनी सोच में बैठा लें कि हमको एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। नहीं, जिन्होंने भी फॉर्म डाला है ये सोच के डालें कि बेस्ट अपना देंगे। इसके बाद जो आने वाले और एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं, सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको पता है, न्यूज़ आ रही है। उनकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दें। और यकीन मानिए, अगर 15 पोस्ट, 20 पोस्ट, 50, जितनी पोस्ट भी आ रही है, उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ मेहनत करें, बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं डरना। अरे यार, इसका तो ये सब्जेक्ट अच्छा है, हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, हमारा क्वांटिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है और ये कॉन्फिडेंस आपके में होना चाहिए। और ऐसे ही डे पर डे मेहनत करते जाएं। बिल्कुल, हम सभी जो भी पढ़ाते हैं, जो भी टीचर हैं, डायरेक्टर सर हैं, यही बात होते रहती है कि क्या ये बच्चे कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल भी हम लोगों में किसी को भी डाउट नहीं है। बस आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए। हम लोग तो ये बात करते हैं बिल्कुल कर लेंगे, पर आपसे हम पूछें कि अगला एग्ज़ाम होने वाला है, आप ही एकदम उससे नहीं बोल पाओगे, फुल फोर्स से बोलना है, अपने आप में सोचना है। जब आप अपनी नज़रों में, अपने आप में जब तक नहीं सोचेंगे तो फिर दूसरा कैसे कह पाएगा? और दूसरों के लिए तो काम ही नहीं करना। बाकी बातें तो हम करते रहते हैं क्लास में, ठीक है। कोशिश करें, अच्छे से मेहनत करें। और ये बात याद रखें कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले, पीएससी का तो हो ही रहा है, और फरवरी में हमने सुना है 2-3 एग्ज़ाम हैं ही, आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, होने वाले हैं, तो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें। और कोई भी दिक्कत हो तो बाकी हम सब सर लोग आपके साथ हैं, किसी भी सब्जेक्ट में भी हो या सब्जेक्ट के बाहर भी हो, कोई भी परेशानी हो, आप हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। बस मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए,
आदरणीय पिता तुल्य डायरेक्टर सर और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पवित्र दिन है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि ये बहुत पवित्र दिन है, ठीक है। मैं ठाकुर सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये बहुत पवित्र दिन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। एक स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा था, मैट्रिक क्लास में टॉप किया, ठीक है, प्रथम श्रेणी अंक से पास किया वो एग्ज़ाम, और वो अपने घर आया और अपने माँ बाप को बताया कि बाबूजी, मैं मैट्रिक पास प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया हूँ। बाबूजी किसान थे, उनको नहीं पता था कि प्रथम श्रेणी क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, नौकरी क्या होता है। वो गया जिनके यहाँ वो काम करते थे, जमींदार साहब, उनको बता दे। तो जमींदार साहब बैठे थे अपने बिस्तर में, लेटे थे, और वो लेटे थे। वो बच्चा गया, बोला साहब मैं मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूँ। तो जमींदार साहब बोले ये अच्छा, मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास हुए हो, ऐसा, अब आओ गोड़ मींजो, ठीक है, अब आओ गोड़ मींजो, ठीक है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? वो लड़का 1970 में बिहार का 11वां मुख्यमंत्री बना, 1977 में बिहार का दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, बिहार का शिक्षा मंत्री रहा, बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा। ये ताकत है संविधान। देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री स्टेशन में चाय बेचते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ऐसी ताकतों को हरा के वो प्रधानमंत्री बने जो उनके बारे में, मतलब जो कभी सोचते नहीं थे कि वो कंपटीशन में है, ठीक है। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जो हमको आज की मौलिकता सिखाने में इतना योगदान देती है कि देखो, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है, कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि भैया एक काम करो, संविधान का प्रारूप बना के प्रस्तुत कर दो। 7 में 6 मेंबर सरेंडर हो गए। एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प लिया और 1 साल के अंदर उस 47 के नवंबर में ड्राफ्ट प्रस्तुत कर दिए हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो परेशानियों से डरता नहीं, इतिहास उन्हीं को याद रखता है। कौन, किसको याद है के.एम. मुंशी? किसी को याद है? जो पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं के.एम. मुंशी, तो और नागरिकों को क्या याद रहेगा? अयंगर, अय्यर, कृष्णमाचारी, माधवाचारी, सादुल्ला, किसको याद है? लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब तक ये देश है सबको याद रखेंगे, क्योंकि वो पीछे नहीं हटे। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं? वो पीछे नहीं हटे, वो डिसाइड किए कि संविधान बनाना है। कोई साथ रहे फर्क नहीं पड़ता, कोई साथ ना रहे तो भी फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य तय है और लक्ष्य की प्राप्त होना तय है। समझ रहे हो? मैं मतलब वहाँ मैं सोच रहा था वो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया बोलने के, क्योंकि ये यार हम तैयारी करें, हम सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारे लिए, हमको नहीं पता रहेगा इस दिन की महत्व, तो किसको पता रहेगा? समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आप लोग को? ये अरे कर्पूरी ठाकुर जिनको आज भारत रत्न दे रहे हैं, याद पता है ना कर्पूरी ठाकुर के बारे में? क्या थे वो? कुछ नहीं थे। आज भारत रत्न दिया जा रहा है उनको, ठीक है भाई। मैं ठाकुर सर एक बात बोले, वैलिडेशन, मैं इसी को एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। वैलिडेशन हम सब में रहता है, हम सब चाहते हैं कोई हमको प्रमाणित कर दे यार कि नहीं तू अच्छा कर रहा है, नहीं तू अच्छा कर रहा है। सब आज के बाद एक चीज़ गांठ बांध के बैठ जाओ, मेंस में कितनी कॉपी रहती है? मेंस में कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं मेंस का?
मेंस पास कितने बच्चे, नौकरी कितने को लगती है, जितनी पोस्ट आती है, एवरेज 200 पोस्ट आ रही है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, 200 पोस्ट आ रही है ना। क्या आपको लगता है 200 कॉपी सेम है? क्या आपको लगता है 200 कॉपी सेम है? नहीं है ना। तो सफल होने के तरीके सेम कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अलग अलग तरीके से सफल हो सकते हैं अपन, अलग अलग तरीके से। हमको बस ये याद रखना है कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें एग्जाम झलकना चाहिए। हमारा काम, एग्जाम नहीं, हमारा काम, जो हम काम कर रहे हैं वो हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट हमारे दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम हो, एग्जाम ना हो, मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है, जो काम कर रहे हो, काम तभी सफल हो सकता है जब आप के दिमाग में आपका काम चले। मेरे दिमाग में चलता है, मेरे जीवन में उसको, वो मैं देखा हूं वो चीज बदलते। आप एग्जाम दे रहे हो, आपके दिमाग में एग्जाम चलना चाहिए। चीजें सस्टेन नहीं रहती कभी, मैं बार बार कंप्यूटर नहीं हो, एक बार फिट कर दिया हमेशा के लिए स्थायी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता आपके दिमाग में। आपको चीज़ें दोहरानी पड़ेगी, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको आपका काम आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा बच्चों। और अब कुछ और, मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकेंड में सिर्फ खड़े होकर गाना ही देशभक्ति है, या भारत माता की जय कहकर जोर जोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि मान्यवर, ये वो सदी है जहाँ स्वार्थ की भावनाओं में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्य कड़ियों के भाव में बिकते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी जैसे आदर्श मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ एक घर में दो भाई भी बड़ी मुश्किल से शांति, अमन और चैन के साथ जीते हुए मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग के साइट पर चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे हुए नजर आते हैं।